बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज स्मार्ट शबी लेक्चर बॉटनी। आज का जो हमारा लेक्चर है बायोलॉजी का, दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। हमने डार्विन की जो थ्योरी थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था नेचुरल सिलेक्शन को, कि डार्विन ने कहा था कि जो भी बेस्ट फिटेड ऑर्गेनिज़म होता है नेचर उसको सिलेक्ट कर लेती है। इसी तरह से हम आर्टिफिशियल भी ऑफस्प्रिंग्स को या ऑर्गेनिज़म्स को सिलेक्ट करके उनसे हम आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के ज़रिए भी अपनी मर्ज़ी के करैक्टर्स को डेवलप करवा सकते हैं। तो हम अपने इस टॉपिक के अंदर इन दो चीज़ों को देखेंगे। हम इसको रीड करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन अकर्स थ्रू एन इंटरेक्शन बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द वेरिएबिलिटी इनहेरिट इन एन पॉपुलेशन। तो नेचुरल सिलेक्शन कब होती है? जब किसी पॉपुलेशन के अंदर जो वेरिएबिलिटी आई है उसका और इन्वायरमेंट का जब इंटरेक्शन होता है। Darwin found evidence in artificial selection, the breeding of domesticated plant and animal. Human have modified other species over many generations by selecting individual with the desired trait as breeding stock. तो डार्विन ने जो है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन को भी देखा। उसमें उसने हम ये देखते होते हैं कि जो ह्यूमंस हैं, हम हैं, इंसान जो है अपनी मर्ज़ी के जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी आपस में ब्रीडिंग करा के डिज़ायर्ड करैक्टर्स को हासिल करते हैं। द प्लांट एंड एनिमल वी ग्रो फॉर फूड बियर लिटल रिजेम्बलेंस टू देयर वाइल्ड एंसेस्टर। तो अब हमने इतना चेंज कर लिया है कि जो जिस प्लांट से हम फूड हासिल कर रहे हैं, अगर आप उसका वाइल्ड देखें यानी उसका एंसेस्टर देखें तो वो बहुत थोड़ी उसके साथ रिजेम्बलेंस रखता है। फ्रॉम द चेंज अचीव्ड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन विद इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, डार्विन पोस्टुलेटेड दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेटिंग ओवर वेस्ट स्पैन ऑफ टाइम कुड अकाउंट फॉर द इंटायर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। तो डार्विन ने क्या कहा कि जो नेचुरल सिलेक्शन है बहुत अरसे तक चलती है और उसके बाद वो लाइफ के अंदर डाइवर्सिटी की कॉज बन जाती है। पॉपुलेशन, नेचुरल सिलेक्शन हो या आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो, ये पॉपुलेशन लेवल पर होती है। पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर स्पीशीज़ एंड शेयरिंग अ कॉमन जियोग्राफिकल एरिया। नेचुरल सिलेक्शन कैन एम्पलीफाई और डिमिनिश ओनली दोज वेरिएशन दैट आर हेरिटेबल। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है ख़त्म भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, सिर्फ डिपेंड करता है कि किस तरह की वेरिएशन को सिलेक्ट किया गया है। It is not worthy to say that adaptations that an organism acquire by its own actions are not heritable। तो ये पहले भी हमने डिस्कस की थी बात कि जिन चीज़ों को जिनको हम एक्वायर्ड करैक्टर का नाम देते थे, कि जो एक्वायर्ड करैक्टर्स हैं या किसी भी एनिमल ने अपने अंदर अपनी स्ट्रगल से कोई अडाप्टेशन पैदा की है तो वो हेरिटेबल नहीं होती। द स्पेसिफिक्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस आर रीजनल एंड टाइमली। डिपेंड करता है किस रीजन के अंदर एनिमल्स रहते हैं, किस टाइम के अंदर वो रह रहे हैं। नेचुरल सिलेक्शन उसी हिसाब से होती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एडाप्टेशंस इन वन सिचुएशन मे बी यूजलेस और इवन डेट्रीमेंटल इन अदर सर्कमस्टांसेस। और ये बात भी ज़रूरी नहीं होती कि जिस टाइम में कोई अडाप्टेशन आई है या जिस एरिया में अडाप्टेशन आई है और वो अगर फेवरेबल है तो किसी दूसरे एरिया में भी वो अडाप्टेशन जो है फेवरेबल होगी। हमने कहा अडाप्टेशंस की फेवर होना या उसके डेट्रीमेंटल होना डिपेंड करता है उधर के इन्वायरमेंट और टाइम के हिसाब से। एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन इज़ द एवोल्यूशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। तो इसी तरह से बैक्टीरिया के अंदर जो है वो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू हो गई। इस तरह से उन्होंने जो अपनी अगली नस्ल पैदा की उसमें भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गई, तो नेचर ने उनको सिलेक्ट कर लिया। नाउ वी हैव पॉपुलेशन, जीन पूल, एलील्स एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज। तो पॉपुलेशन इज़ अ लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज़। एंड स्पीशीज़ क्या है? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन दैट हैव द पोटेंशियल टू इंटरब्रीड इन नेचर। ये बार बार हमने डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं। ईच स्पीशी हैज़ अ जोग्राफिकल रेंज विद इन विच इंडिविजुअल्स आर नॉट स्प्रेड आउट इवनली बट आर यूजली कंसिडर्ड इन सेवरल लोकलाइज्ड पॉपुलेशन। और स्पीशीज़ जो हैं वो किसी एक जगह पे लोकलाइज नहीं होती हैं या इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती हैं, इनकी लोकलाइजेशन कहीं पर भी हो सकती है। अ पॉपुलेशन में बी आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ऑफ सेम स्पीशीज़। पॉपुलेशन जो है वो सेम स्पीशीज़ के दरमियान जो है वो थोड़ा सा आइसोलेट भी हो सकती है। इट एक्सचेंजिंग जेनेटिक मटीरियल ओनली रेयरली। सच एन आइसोलेशन इज़ पर्टिकुलरली कॉमन फॉर पॉपुलेशन कन्फाइंड टू वाइडली सेपरेटेड आइलैंड, अनकनेक्टेड लेक्स और माउंटेन रेंजेस सेपरेटेड बाय लो लैंड्स। तो कहते हैं कोई भी स्पीशी अगर एक जैसी हैं तो उनके दरमियान आइसोलेशन भी हो सकती है। आइसोलेशन का मतलब है कि वो जेनेटिक मेकअप को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते। उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? उसके लिए कंडीशन ये है कि वो एक दूसरे से बहुत दूर हों, यानी दरमियान में जैसे कोई लेक है, एक तरफ एक पॉपुलेशन रह रही है, दूसरी तरफ दूसरी पॉपुलेशन रह रही है, सेम स्पीशीज़ हैं,
क्योंकि वो लेक आ गई है, वो उस लेक को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो उनके दरमियान इंटरब्रीडिंग भी नहीं होगी। Within a population, individuals are concentrated in center and are more likely to interbreed with members of the same population that with member of other population। वही बात है कि जो organisms एक दूसरे के करीब करीब रहते हैं, interbreeding उनमें ज़्यादा है। Therefore, individuals near a population center are on average more close related to one another than to member of other population। तो जो सेंटर में है, सेंटर का मतलब है जो करीब है एक दूसरे के, उनके अंदर जो रिजेम्बलेंस है या रिलेशन है वो ज़्यादा होता है। The total aggregate of gene in a population at any one time is called the population gene pool। यानी एक population है, 100 उसके अंदर organisms हैं, उनके अंदर जितनी भी जीन हैं उन सबको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम जीन पूल का नाम देते हैं। It consists of all alleles and all gene loci in all individual of the population। यानी तमाम जीन्स, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने आपको दी हुई है कि आपके पास कोई डिप्लॉयड स्पीशी है, each locus is represented twice in a genome of an individual who may be either homozygous or heterozygous। तो डिप्लॉयड है तो आप उसको उसके हर लोकस को स्टडी करोगे। यानी अगर हम कहते हैं कि उसके अंदर 5 जीन्स हैं, हर जीन की कलील होती है, इनके पास टोटल 100 हो गई हैं, तो उसका जो जीन पूल होगा वो 100 होगा। इफ़ ऑल मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन आर होमोजाइगस फॉर सेम अलील्स दैट अलील इज सेड टू बी फिक्स्ड इन द जीन पूल। और अगर होमोजाइगस है, सारी जीन्स एक जैसी हैं, तो इसका मतलब है जीन जो है फिक्स्ड हो गई है। मोर ऑफन देयर आर 2 और मोर अलील्स ऑफ अ जीन ईच हैविंग रिलेटिवली फ्रिक्वेंसी इन द जीन पूल। Let us consider an example. Imagine a wild flower population with 2 varieties contrasting in flower color। अब हमने एक वाइल्ड फ्लावर लिया, उसके अंदर सिर्फ 2 फ्लावर कलर की मतलब फ्लावर कलर की बेस पे हमने 2 varieties ले ली। An allele of pink flowers symbolized by small a, और नहीं सॉरी, पिंक फ्लावर जो है उसको आप कैपिटल ए दोगे, विच इज़ कम्प्लीटली डोमिनेटेड ओवर द वाइट फ्लावर, और वाइट फ्लावर की जो अलील है उसको आप स्मॉल ए का नाम देते हो। सपोज दे आर ओनली 2 अलील्स फॉर दिस लोकस इन द पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं इस लोकस के लिए सिर्फ 2 अलील्स हैं। अगर हमने पॉपुलेशन में 500 प्लांट्स लिए हैं, 20 जो हैं वाइट फ्लावर्स के साथ है बिकॉज दे आर होमोजाइगस फॉर रिसेसिव अलील्स, देयर जीनोटाइप इज स्मॉल ए, और 20 ले ली उसमें से, बाकी रह गए 480 जो हमारे पास पिंक हैं। अब 480 जो पिंक हैं उनमें 2 कंडीशंस हैं, होमोजाइगस पिंक भी हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस पिंक भी हो सकते हैं। होमोजाइगस डबल ए के साथ आएगा, हेट्रोजाइगस कैपिटल और स्मॉल ए के साथ आएगा। तो उसमें हमने कैलकुलेट किया कि होमोजाइगस 320 थे और हेट्रोजाइगस 160 थे। सिंस दीज आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म दे आर अ टोटल 1000 कॉपीज़ ऑफ जीन। क्यों? टोटल प्लांट्स कितने थे? 500। हमने ऊपर भी बात की अगर डिप्लॉयड हैं तो टोटल जीन्स हो जाएंगी 1000। द डोमिनेंट अलील अकाउंट फॉर 800। क्यों 800 का नाम दे रहे हैं? क्योंकि अब आप ये देख सकते हैं हमारे पास 320 जो है वो होमोजाइगस रेड आए, वो टोटल जीन्स हो गई 2 उसकी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 640, और जो हमारे पास वो आई है हेट्रोजाइगस 160 में एक कैपिटल ए है तो उसको 160 रहने देंगे, तो 640 प्लस 160 हमारे पास कितना हो गया? 800 नहीं 640 और 160 हाँ जी 800 हो गया। Thus the frequency of a allele in the gene pool of population is 80% और 0.8। 800 का जब आप परसेंटेज निकालोगे 80% आ जाएगा, जीन फ्रीक्वेंसी होगी 0.8। एंड सिंस दे आर ओनली 2 allelic फॉर्म ऑफ द जीन द स्मॉल ए allele मस्ट बी, अगर वो 80% है तो टोटल आपके पास जो बाकी बच जाएगा स्मॉल ए के साथ वो 20% आ जाएगा। रिलेटेड टू दीज alleles frequencies आर frequencies ऑफ जीनोटाइप इन आवर मॉडल वाइट फ्लावर पॉपुलेशन। तो कैपिटल ए के साथ जो फ्रिक्वेंसी आ रही है 64% आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल 500 प्लांट्स हैं, उनमें से 320 जो थे वो होमोजाइगस रेड थे पिंक थे, और 500 में से 160 जो थे वो थे हेट्रोजाइगस पिंक, तो परसेंटेज आ गए 0.32%। और जो हमारे पास वाइट फ्लावर्स के साथ था उसके अंदर हमारे पास परसेंटेज आ रही है 0.04%। नाउ वी हैव हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम जो है वो फ्रीक्वेंसीज ऑफ जीनोटाइप ऑफ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर किसी पॉपुलेशन में कोई एवोल्यूशन नहीं आ रहा, फिर उसके अंदर जब हम जीनोटाइप के फ्रीक्वेंसीज को स्टडी करते हैं, इट बेस्ड अपॉन द हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम इज नेम्ड फॉर द 2 साइंटिस्ट who derived the principle independently in 1908. It stated that frequencies of alleles and genotype in a population gene pool remain constant over the generation unless acted upon by agent other than sexual recombination। वो कहते हैं कि किसी भी अलील या जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसी भी जीन पूल के अंदर कांस्टेंट रहती है, उस वक्त तक कांस्टेंट रहती है जब तक कोई एक्सटर्नल फैक्टर यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा कोई चीज़ आकर उसकी जीनोटाइप को चेंज ना कर दे। सो शफलिंग ऑफ अलील ड्यू टू मियोसिस एंड रैंडम फर्टिलाइजेशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन द ओवरऑल जेनेटिक स्ट्रक्चर।
तो मियोसिस का या रैंडम फर्टिलाइजेशन का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। जनरल फार्मूला और द हार्डी-वेइनबर्ग इक्वेशन इज़ यूज फॉर कैलकुलेटिंग द फ्रिक्वेंसीज ऑफ अलील्स एंड जीनोटाइप। तो वो कहते हैं वो जो हमारे पास फार्मूला है वो P + Q = 1 है, उसको फिर हम P² + 2PQ + Q² = 1 है। For a gene locus where only 2 alleles occur in population genetics use the letter P to represent the frequency of one allele and letter Q for the other allele। तो हमारे पास एक allele की frequency आ रही 0.8 और दूसरे की आ रही 0.2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या P + Q = 1। The combined frequencies of all possible alleles must account for 100% of gene for the locus in the population. If there are only 2 alleles and we know the frequency of one, the frequency of other can be calculated on the basis of this formula P + Q = 1। अगर आपने Q मालूम करना है तो ये हो जाएगा Q = 1 - P। अगर P मालूम करना है तो 1 - Q हो जाएगा। When gametes combine their alleles to form zygote, the probability of generating and small capital A capital genotype is P²। ठीक है ना, मतलब अगर वो कहते हैं कि होगा तो होमोजाइगस डोमिनेंट जो जीनोटाइप है उसके P² से ज़ाहिर करेंगे। तो P² हमारे पास कितना हो जाएगा, P की वैल्यू कितनी 0.8 और स्क्वायर हो जाएगा 0.64। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन sperm fertilizing a ovum to produce an capital A zygote, the frequency of individual homozygous for the other allele, अगर आप उसकी बात करते हैं वाइट की बात करते हैं तो 0.04%। For the wildflower population, there are 2 ways in which an capital A small a genotype can arise depending on which parent contribute the dominant alleles। है, therefore the frequency of heterozygous individual in the population is 2PQ। heterozygous के लिए 2PQ, तो P है 0.8, Q है 0.2, तो इन सबको मल्टीप्लाई करें 0.32 आ जाएगा। If we have calculated the frequencies of all possible genotype corrected, they should add up to 1। तो इसके अंदर तो आप add 1 को करो, तो इस तरह से हमारे पास हार्डी-वेइनबर्ग थ्योरम आ जाता है। कल इंशाल्लाह हम इसको ख़त्म करेंगे। यहाँ तक कोई मसला तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।